प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के ऊपर। ठीक है, हमने इसके पिछले सेशन में बात किया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली प्राकृत अपभ्रंश। आज का टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। बड़ा महत्वपूर्ण है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से अपना वर्गीकरण देते हैं। आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखनी है, और हो सके तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए और जितना हो सके मौखिक रूप से बोलने का प्रयास करिए। ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगी जिन्होंने एक दो बार एग्जाम दिया है या जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। एक बात पर यकीन करना है आपको कि जो चीजें आपको अच्छे से याद रहती है, बहुत अच्छे से, तब आपको पेपर के टाइम पे परीक्षा हॉल में आपको केवल प्रश्न देखकर ही उत्तर आपके जहन में आ जाता है। ऑप्शन देखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। वैसी ही आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन पे न जाना पड़े, केवल टॉपिक या शब्दों को देख करके उत्तर आपके दिमाग पे क्लिक हो जाए। चलिए बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सर्वप्रथम 1880 में आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया? डॉक्टर हॉर्नले ने किया। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, 3-4 लोगों का अलग अलग वर्गीकरण होता है, लेकिन आपके लिए यह भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण पेपर में आया हुआ है, जिन्होंने अपने वर्गीकरण को 5 वर्गों में बांटा है। अब जब हम अधिकतर पढ़ते हैं तो किसका पढ़ते हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का वर्गीकरण ही आपको अधिकतर पुस्तकों में मिलेगा। एक पुस्तक अलग से है हिंदी व्याकरण की, कामता प्रसाद गुरु की, तो वहां से पेपर में प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण लगभग मिलता है, थोड़ा सा अंतर है। उदीच्य के अंतर्गत इन्होंने सिंधी लहदा पंजाबी को रखा। प्रतीच्य के अंतर्गत इन्होंने राजस्थानी गुजराती को रखा। फिर मध्य देशी के अंतर्गत केवल एक उपभाषा को रखा, पश्चिमी हिंदी को रखा। फिर प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया को रखा। फिर दक्षिणार्थ में मराठी को रखा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब चलते हैं हम किसके अनुसार देखते हैं? भोलानाथ तिवारी के अनुसार हम वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले हम ना हिंदी का भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं, वो भी भोलानाथ तिवारी के अनुसार ही देख रहे हैं। ठीक है, तो भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसका भी वर्गीकरण किया है। सबसे पहले हमें लेना है क्या? ब्रजभाषा को। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सी भाषा हो, चाहे ब्रजभाषा हो, खड़ी बोली हो, ठीक है, या राजस्थानी वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियां हों, उनका हमें अब देखना है कि किस अवधन से विकसित है, उनका व्याकरणगत, उनकी विशेषताएं, साथ में उनका क्षेत्र और उपबोलियां, 4 चीजें हमें देखनी है। तो आप अलग अलग एक कॉपी पे टॉपिक बनाइए। ठीक है, डायग्राम बनाइए। नंबर 1 पहले बोली। ठीक है, एक जगह पे लिखिए इधर डायग्राम में बोली की उपबोलियां। फिर बीच में लिखिए बोली का स्थान, यानी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। फिर इसके बाद बोली की व्याकरणगत विशेषता। ठीक है, और बोली की उपबोलियां आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले जब आते हैं हम ब्रज भाषा की ओर, तो हमें ध्यान रखना है ब्रज भाषा में क्या है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ब्रज का अर्थ क्या हुआ? तो ब्रज का अर्थ होता है पशुओं या चारागाहों का समूह या फिर चारागाह, या यूं कहें कि पशुपालन की अधिकता के कारण ही इसको ब्रजभाषा कहा गया। दूसरा पॉइंट क्या हमें याद रखना है कि इस बोली का अधिकतम साहित्य जो है वो पिंगल भाषा में मिलता है। ठीक है, पिंगल भाषा में मिलता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं जो आपके पेपर में अधिकतर पूछ ली जाती हैं। तो ब्रज भाषा की उपबोली है क्या? है भूक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्वालियरी, जादूबाटी। मध्य देशी भी इसकी उपबोली है, तो आपको ध्यान रखना है। एक चीज पेपर में आपके आ भी चुकी है कि बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। अब ब्रज भाषा का क्षेत्र आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ यह ब्रज भाषा बोली जाती है। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि ये उकार बहुला भाषा है। ब्रज भाषा कैसी भाषा है? तो ओकार बहुला भाषा है।
ठीक है, ओ की प्रधानता इसमें ज्यादा होती है, ओ की मात्राओं की। कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, फिर करौली, धौलपुर। ठीक है, ये यहाँ पे बोली जाती है, जो कि पेपर में इन नामों का मेंशन भी हो रखा है। अब आते हैं खड़ी बोली की ओर। खड़ी बोली के लिए क्या है जो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है? यदि आपने मेरी ई बुक पढ़ी होगी तो शायद आप खड़ी बोली के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानते भी होंगे। खड़ी बोली का नंबर 1 दूसरा नाम कौरवी है। पॉइंट पॉइंट आपको लिखना है। खड़ी बोली का पहला नाम क्या है? मतलब कि पहला पॉइंट है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है। कौरवी का प्रयोग राहुल सांकृत्यायन ने किया है। फिर आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली हिंदी का आधार कोलब्रुक ने कन्नौजी माना, इंपॉर्टेंट है। स्टाबिक तथा मोहम्मद हुसैन ने ब्रजभाषा को माना तथा मसूद हसन खान ने हरियाणवी को माना। यानी कि खड़ी बोली से इन सभी बोलियों का विकास ऑलरेडी हुआ है इन विद्वानों के अनुसार, जिसका मैंने नाम लिया। अब खड़ी बोली क्यों कहा गया? खड़ी बोली कहने का कारण क्या है? तो इसके वर्णों में खड़ी पाई की प्रधानता है, पहली बात। दूसरी बात, यह अर्थात खरी यानी कि शुद्ध है। तीसरी बात, यह खड़ी अर्थात बिल्कुल शुद्धतम रूप में लिखी जाती है। अब इसका नामकरण अलग अलग विद्वान अलग अलग इसका नामकरण देते हैं। तो लल्लू लाल ने इसको खड़ी बोली ही कहा। फिर आचार्य शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली के लिए कौरवी शब्द का प्रयोग किया। फिर गिल क्राइस्ट ने इसको टकसाली भाषा कहा। फिर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसको जनपदीय कहा खड़ी बोली को। और कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश बोली कहा। ठीक है, आपने ये देखा अलग अलग विद्वानों के अनुसार। आप मुझे लिखिए कि गवारू बोली किसने कहा? खड़ी बोली का अर्थ गवारू या सीधी होने के संबंध में किसने अपने मत प्रकट किए हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब खड़ी बोली के कुछ विशेष तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? मुल्ला बजही। फिर खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक पुस्तक आचार्य शुक्ल के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद निरंजनीकृत, यानी कि आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली की पहली प्रथम परिमार्जित पुस्तक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ है, जिसके रचयिता या जिसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। इसके बाद खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है, हरियोधकृत 1914 में लिखा गया। ठीक है, ये आपने ध्यान दिया। अब खड़ी बोली को अलग अलग विद्वानों ने जिन नामों से पुकारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ लोग कुछ क्या ग्रियर्सन तो इसको देसी हिंदुस्तानी ही कह गए। ठीक है, खड़ी बोली के लिए। अब खड़ी बोली का क्षेत्र आपको याद रखना है, तो जल्दी से आप खड़ी बोली का क्षेत्र लिख लीजिए कि यह कहाँ कहाँ बोल जाती है, या कौरवी कहाँ कहाँ बोली जाती है, या इसके लिए देहलवी शब्द का भी प्रयोग हुआ है। रामपुर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। जो पेपर में अक्सर कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग या उन्हीं स्थानों का जिक्र मैं ज़्यादा कर रही हूँ। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के पूर्वी भाग। ठीक है, कहीं कहीं पे दिल्ली और आगरा मेरठ के आसपास भी खड़ी बोली बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हो गया आपका ब्रजभाषा खड़ी बोली। अब अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है बुंदेली। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोलियां हैं। सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां विकसित हैं उनका जिक्र कर रही हूँ। हमने ब्रजभाषा को पढ़ा, हमने खड़ी बोली को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कन्नौजी बांगरू। ठीक है, बांगरू को हरियाणवी कहा गया, और बुंदेली को। ठीक है, इसके बाद हम अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी को पढ़ेंगे। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत भोजपुरी मैथिली मगही को पढ़ेंगे। फिर खस अपभ्रंश, फिर बिहारी, मतलब जितने भी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं उनका अध्ययन हम बारी बारी से यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी हम कर रहे हैं सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली कौन सी हिंदी है बोली है, वो है बुंदेली। ठीक है, बुंदेली के लिए 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली तो बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है, आपको ध्यान रखना है। फिर बुंदेलखंड नाम क्यों पड़ा? तो बुंदेला राजपूतों के अधिकता के कारण। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना है
इसके लिए पेपर में कई बार बनाफरी यानी कि इसकी उपबोली बनाफरी का जिक्र कई बार हो चुका है। तो इसकी उपबोलियां हैं लांधौती, ठीक है, लांधौती, पवारी, बनाफरी, फिर भदौरी, कुंदी, इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में यह भी आ चुका है कि छत्रसाल बुंदेला के कहने पर लाल कवि ने छत्रसाल की रचना बुंदेली में की। अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध आल्हा गीत जिसको जगनिक ने लिखा है, वो प्रसिद्ध एक लोक गाथा है जो कि इसी बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखी गई है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अगला आता है कन्नौजी। कन्नौजी के बारे में बहुत कम तथ्य मिलता है और बहुत कम ही पेपर में आपके पूछा जाता है, ठीक है। तो कन्नौजी शब्द संस्कृत के कान्य कुब्ज से निकला है, पहली बात ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, कन्नौजी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जनपद है। कन्नौजी को पांचाली भी कहा गया है, ध्यान रखना है। साथ में कन्नौजी अपने आप में बहुत ही परिनिष्ठित है, क्योंकि आप इसके आगे पढ़ चुके हैं कि खड़ी बोली का संबंध भी कन्नौजी से ही हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही बाबू, शांत रहो। कन्नौजी के बाद कौन सी बोली आती है, हम देखते हैं हरियाणवी को, ठीक है। हरियाणवी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ दोनों साथ में फॉलो जाके, ठीक है। अब हरियाणवी की ओर चलते हैं, तो इसका मूल संबंध हरियाणा से है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा। तीसरी बात ध्यान रखना है कि हरियाणवी को जाटू भाषा भी कहा गया है, फिर जाटू बोली कहा गया, भाषा ही कहा गया है, ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। कन्नौजी को आपने देखा, ठीक है। कन्नौजी का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा, जींद, दिल्ली के आसपास भी कन्नौजी थोड़ी बहुत बोली जाती है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपने बुंदेली को देखा, कन्नौजी को देखा, आपने बांगरू हरियाणवी को देखा। अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो ये है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित कौन कौन सी बोलियां हैं। तो नंबर 1 कौन सी बोली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, अवधि। अवधि को लेकर कई बार पेपर में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी इस बोली को के लिए और कौन कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है। कौंसली कहा गया, इसको बैसवाड़ी कहा गया अवधि को। फिर इसके बाद अवध के क्षेत्र में बैस राजपूतों का वर्चस्व या फिर अधिकता होने के कारण, ठीक है, इसको बैसवाड़ी नाम दिया गया। सबसे ज़्यादा जरूरी है अवधि के बारे में कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अवधि में रची गई हैं, प्रमुख रूप से रामचरितमानस, तुलसीदास कृत, जायसी कृत, पद्मावत, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब अवधि की व्याकरणगत विशेषता बहुत जरूरी दोस्तों, जिस तरह मैंने शायद आपको नहीं बताया, ब्रज भाषा की विशेषता बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्रज भाषा की विशेषता कई बार आपके पेपर में आ चुकी है कि यह ओकारांत प्रवृत्ति बहुला है, ठीक है। वैसे ही आपको अवधि के बारे में भी देखना है। अवधि कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये पेपर में आए हुए शब्द हैं, ठीक है। बाराबांकी, लखीमपुर, जौनपुर, कानपुर, ठीक है, यहाँ पर अवधि बोली जाती है। अवधि के ग्रंथ आपने देख लिए, ठीक है। अवधि की विशेषताएं जरूर याद रखिएगा, 2-3 विशेषताएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली कि अवधि में ए का उच्चारण आई और ओ का उच्चारण औ के रूप में होता है, यानी कि ऐसा को ऐसा, ठीक है, इस प्रकार। फिर इंपॉर्टेंट है कि अवधि के लिए क्रिया विशेषण निम्नवत है, यानी क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है, जैसे कि यहाँ को यहाँ कहते हैं, ठीक है, वहां को उहाँ कहते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अवधि में कुछ सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, अवधि के बाद छत्तीसगढ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी को लरिया और खलटाही के नाम से भी जाना जाता है, आपके पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, आप जानते ही हैं।
इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें लोक साहित्य यानी कि लोकगीतों की अधिकता बहुत मात्रा में उपलब्ध है। ये भी ध्यान रखना है, कोई बोली है उसमें साहित्य की कितनी अधिकता पाई जाती है, कितनी मात्रा में साहित्य लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं? सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिचवाली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये बोली कहाँ कहाँ बोल जाती है छत्तीसगढ़ी? सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, दुर्ग, ठीक है, संभलपुर, नंदगांव, चांदा, बस्तर आदि। यहाँ ये छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। बघेली के लिए जल्दी पेपर में नहीं आता है, फिर भी थोड़ा सा बघेली के बारे में बता देती हूँ। यह पूर्वी हिंदी की एक दक्षिणी शाखा के रूप में बोली जाती है और बघेली भी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। साथ में क्या ध्यान रखना है कि इसे दक्षिणी अवधि कहा गया है। ठीक है, दक्षिणी कौशली कहा गया है यदि अवधि को, तो दक्षिणी अवधि कहा गया है बघेली को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ बोली जाती है? तो हमारी रीवा, नागौर, सतना, शहडोल, मैहर, सीधी, बघेलखंड, साथ में जबलपुर, बालाघाट, ठीक है, बिलासपुर, नागपुर के आसपास भी अवधि बोली जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां विकसित हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों राजस्थानी के अंतर्गत आपको देखना, क्योंकि आपके पेपर में अधिकतर राजस्थानी हिंदी को लेकर प्रश्न अक्सर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि राजस्थानी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। फिर राजस्थानी के अंतर्गत ध्यान रखना है कि इसकी 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, कौन है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और एक और है जयपुरी या ढूढ़ाड़ी। ठीक है, सबसे पहले मारवाड़ी को देखते हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की बोली है। पहला पॉइंट याद रखना है, इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। दूसरा पॉइंट, फिर इसकी उपबोलियां ध्यान रखनी है। राजस्थानी की अंतर्गत आने वाली जो पहली बोली मारवाड़ी है, इसकी मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? बीकानेरी, शेखावती, मेवाड़ी और बांगड़ी। ठीक है, ये चारों ही पेपर में आती हैं। बीकानेरी, शेखावती, मेवाड़ी, बांगड़ी प्रमुख हैं। फिर इसमें गद्य और पद्य दोनों ही साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब ये कहाँ कहाँ बोल जाती है मारवाड़ी? तो अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलपुर, बीकानेर, सिरोही, जोधपुर और साथ में उदयपुर, यहाँ ये मारवाड़ी बोल जाती है। साथ में अब क्या ध्यान रखना है? अगली बोली है मेवाती। मेवाती नाम राजस्थान के मेवों जाति के कारण पड़ा है। मेवाती की एक उपबोली है अहीरवाटी। अहीरवाटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अहीरवाटी का जिक्र कई बार हो चुका है। मेवाती का उद्भव भी सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। ठीक है, यह बोली उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। चारों को ध्यान रखना है, कौन पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, कौन पूर्वी, कौन दक्षिणी, कौन उत्तर पूर्वी। तो मेवाती उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? ठीक है, महेंद्रगढ़, ठीक, इंपॉर्टेंट है, रेवाड़ी, ठीक है, बहरोह, करनाल, मुंडावर। इसके बाद आती है ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी का अन्य नाम जयपुरी है या ढूढ़ाड़ी का अन्य नाम हाड़ौती भी है, ध्यान रखिएगा। इसे जयपुरी या फिर पूर्वी राजस्थान की बोली कहा गया है। ठीक है, यह भी सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित है। अब ध्यान रखना है कि जयपुर का पुराना नाम क्या था? ढूढ़ाड़ था, तो इसी कारण इसका नाम ढूढ़ाड़ी पड़ा। फिर ढूंढ शब्द का अर्थ होता है टीला। ठीक है, टीला। अब इसकी उपबोली कौन कौन सी है? बड़ी इंपॉर्टेंट है जयपुरी की। तो हाड़ौती, तोरावटी, चौरासी, अजमेरी, जयपुरी, अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया है। ये बोली कहाँ कहाँ बोल जाती है? इम्पॉर्टेंट है कि ये बोल जाती है कोटा, बूंदी, ठीक है, बारन, झालावाड़। कहीं कहीं पे आपको इसका नाम, इसका अजय, अजमेर और जयपुर भी मिलेगा, क्योंकि अजमेर में बोली जाती है इसलिए अजमेरी कहा गया। और हाड़ौती तो आपको पता है इसकी बोली है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपकी जो अगली बोली है मालवी है। मालवी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान के दक्षिणी बोली, दक्षिण में बोली जाती है। साथ में ध्यान रखना है कि मालवा प्रदेश के चारों ओर मालवी बोली का प्रचार हुआ है। इसका मुख्य केंद्र इंदौर है। इंदौर का जिक्र हो चुका है मालवा के संदर्भ में।
इस बोली पर बुंदेली बोली का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ बोली जाती है? झालावाड़, ठीक है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, भोपाल, होशंगाबाद, मालवा, नीमच, साथ में ग्वालियर और चित्तौड़गढ़ में ये मालवी बोली जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है जो आपको और भी ध्यान रखना है? ठीक है, जो आपके पेपर में आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपकी जो पहाड़ी वर्ग है, पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत दो बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी की उपबोली ध्यान रखना क्या क्या है, कई कई बार पेपर में आ जाता है। तो खसपुरिया याद रखिएगा, फल फल फलदुकिया, चौगरखिया इंपॉर्टेंट है, और भोटिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के आसपास ये कुमाऊनी बोली जाती है। ठीक है, गढ़वाली की भी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि भोटिया हो गया, सक, किरात, नागा। ठीक है, ये यहाँ की कुछ जातियां हैं जो गढ़वाली बोलती हैं। तो ये आपका एक छोटा सा क्षेत्र हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है और पेशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहदा का विकास हुआ है। मराठी अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट बोलियां। चलिए आगे बढ़ती हूँ, आती हूँ स्वर्णिम विज्ञान पर। स्वर्णिम विज्ञान दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी का भाषिक स्वरूप। वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने कई बार कहा कि मैं चाह लूँ तो 10 दिन में, मैं चाह लूँ तो 10 दिन में किसी मित्र का नेट निकलवा सकती हूँ। ठीक है, सामने बैठा करके, और यदि मैंने 10 दिन भी किसी बंदे को पढ़ा दिया, ये पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पेपर में प्रश्न आता है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए नेट निकालना कठिन नहीं है। हिंदी के भाषिक स्वरूप के अंतर्गत आपने देखना है पहली बात कि कामताप सदगुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 44, जिसमें से 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन माने हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, भाषा विज्ञान के अध्ययन को अलग अलग भागों में डिवाइड करना है, जैसे कि वाक्य विज्ञान हो गया, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ठीक है, यदि मेरा बुक उठाएंगे तो आपको वहाँ बड़े अच्छे चीज़ें, बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, बिल्कुल क्रम से सजाई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगी स्वर वर्ण की। ठीक है, स्वर वर्ण की पेपर में आपके आता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। स्वरों के 2 भेद कौन है? पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर या दीर्घ स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट है, 4 ही मूल स्वर होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। दीर्घ स्वर या संधि स्वर कौन है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ, ये क्या है? दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 अलग अलग स्वरों को मिलने से संयुक्त स्वर बनता है, या 2 स्वरों को मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। अब जाति के आधार पर भी स्वरों को 2 भेद हैं, इंपॉर्टेंट है। सवर्ण स्वर यानी कि जब एक ही समान स्वर हो, जैसे आ ई उ ऊ, और दूसरा है असवर्ण स्वर या सवर्ण यानी सजातीय स्वर, और विजातीय स्वर यानी कि एक छोटा और दूसरा ई, या बड़ा आ बड़ी ई, 2 मिलकर के जब बनते हैं तो विजातीय स्वर है। ठीक है, सजातीय स्वर यानी जो समान स्वर होते हैं। फिर आता है आपके पेपर में, ठीक है, क्या? जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसमें से अग्र स्वर। अब यहाँ से आपके पेपर में आया हुआ है, अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अग्र स्वर क्या है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ई और ए, ए अग्र स्वर हो गया। मध्य स्वर आ को कहा गया। पश्च स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, बड़ा आ, उ, औ और ओ औ क्या हो गया आपका? ये हो गया पश्च स्वर। ठीक है, अब उच्चारण के अनुसार स्वर कैसे होते हैं? लघु स्वर यानी कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और औ। ठीक है, ये हो गए आपके लघु स्वर, दीर्घ स्वर। अब आपको ध्यान देना है प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के भेद। ठीक है, तो अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के 3 भेद हैं, पेपर में आ चुका है। कौन कौन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, उष्म या संघर्षी व्यंजन एक ही है, ध्यान रखिएगा।
अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अभी स्पर्श व्यंजन आपको पता है 25 होते हैं। ठीक है, पूरा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? 11 अलावा 4 होते हैं। उस व्यंजन होते हैं स, 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 ह। फिर पार्श्विक ल है, लुंठित या प्रकंपित रा है, अनुनासिक व्यंजन नासिक के वर्ण होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपके अघोष कौन है? अघोष का मतलब हुआ वर्ण का पहला दूसरा, अघोष है। सघोष वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा। अल्पप्राण क्या होता है? वर्ण का पहला तीसरा पांचवा। और महाप्राण क्या होता है? वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, ये हो गया। पेपर में कई बार आता है कि सभी स्वर सघोष होते हैं और सभी महाप्राण उस व्यंजन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। ऐसे ही आपको स्वरों का भी देख के रखना है। ठीक है, पूरे स्वरों को भी आपको देख के रखना है कि स्वर में कंठ कौन है? तो छोटा बड़ा कंठ है। ठीक है, तालव्य कौन है? तो छोटी बड़ी। फिर मूर्धन्य कौन है? री है। फिर आपका ओष्ठ्य वर्ण, पा वर्ण तो है ही, और ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। अनुस्वार वही पंचम वर्ण होते हैं। कंठ तालव्य ए और कंठोष्ठ ध्वनि कौन है? आ, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है। ओ और आओ कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। किसी प्रकार का आपको डाउट लगेगा कमेंट सेक्शन में लिखोगे, शायद मैं और भी बेहतर करूँगी। मैं तो ये पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कि पेपर में आपके आता है, कभी अर्धस्वर पूछेगा, कभी पार्श्विक वर्ण पूछेगा, कभी कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत दंतोष्ठ ओष्ठ है, कभी अल्पप्राण, कभी महाप्राण, कभी सघोष, कभी अघोष। ठीक है, ये पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। तत्सम तब्दम नहीं बता रही हूँ, बहुत आसान है। अगला टॉपिक आपका आता है विकारी शब्द। विकारी शब्दों में विकारी शब्द कौन है? अविकारी शब्द कौन है? ठीक है, विकारी शब्द वो हैं जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित होता है, और अविकारी वो हैं जिनका नहीं होता। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द, ये क्या है? 4, ये विकारी हो गए। अविकारी हो गए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगला टॉपिक आपका क्या होता है? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। बहुत आसान है ये भी। ठीक है, कि रूढ़ शब्द कौन है, यौगिक कौन है, योग रूढ़ कौन है। ठीक है, समास वगैरह बहुत आसान चीजें हैं। कोई सा यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च कर लीजिए समास के लिए, ऑलरेडी आपको वहां पे दिख जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, समास को जानना कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, स्वर वर्ण में आपको संवृत्त, अर्धसंवृत्त, अर्धविवृत्त और विवृत्त वर्ण भी आपको पढ़ना है। ये मेरे ई बुक से पढ़ लेना। ई बुक में बहुत सुंदर मेंशन किया है मैंने, आपको देख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ूं, कहीं भी कोई दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, तो शायद मैं और भी बेहतर आपको बता पाऊंगी। मैं आपको इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 यूं ही बताती चल जाऊंगी, ऐसे लेक्चर के माध्यम से। कठिन नहीं है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा जज्बा रखना है, कठिन कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राजभाषा अधिनियम। ठीक है, राजभाषा के अंतर्गत क्या क्या, अब अगला बस 2 ही टॉपिक बचा, राजभाषा और लिपि। 2 ही टॉपिक है। कोई देखो कितने घंटे की, 1 घंटे की क्लास में आपने पूरा इकाई 1 फिनिश कर लिया। ठीक है, पेपर के लिए है ना, पेपर के लिए आपने फिनिश कर लिया। आपको होमवर्क देती हूँ। अब आप होमवर्क में आप क्या 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 लिखोगे? वृत्ताकार स्वर कौन है, वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं, फिर दीर्घ स्वर कौन है, ह्रस्व स्वर कौन है, मूल कौन है, मूल स्वर, आगत स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर, विवृत्त, अर्धविवृत्त और प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये आपको आज भी कवर करना है, होमवर्क है आपका। आप एक बार देखना जो मैं बता रही हूँ। साथ में स्पर्श व्यंजन कौन है, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, फिर कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना है। आपको बड़े ही शॉर्ट तरीके में बताना चाहूंगी,
जो अनुच्छेद है ना उसको आप कैसे याद रखोगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसका। तो संघ की भाषा अनुच्छेद 43-44 में, संघ की भाषा का जिक्र अनुच्छेद 43-44 में कहा गया है। प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र हुआ है अनुच्छेद 45-46 में। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा का जिक्र है अनुच्छेद 48-49 में। विशेष निर्देश यानी कि अनुच्छेद 50 का में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। अनुच्छेद 50 खा में कहा गया कि उनके लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति किया जाए। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात कही गई है। लेकिन यहीं पे चीजें समाप्त नहीं होती। अनुच्छेद मतलब राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1963 में। इंपॉर्टेंट है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? 1968 में, 18 जनवरी 1968 में, पेपर में आता है। ठीक है। फिर ये राजभाषा अधिनियम का संशोधित रूप कब आया? तो 1967 में। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? फिर से संशोधन होकर के 1976 में। यहीं पे ध्यान रखना है कि का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। ठीक है। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र है। ठीक है। जितना भी हिंदी भाषी क्षेत्र है वो का वर्ग की श्रेणी में आता है। फिर ख वर्ग की श्रेणी में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश। फिर ग वर्ग की श्रेणी में वे सभी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो कि पूरी वार्तालाप अंग्रेजी में करते हैं। का वर्ग वाले केवल हिंदी में करते हैं। ख वर्ग वाले हिंदी अंग्रेजी दोनों में अपना ज्ञापन सौंपते हैं। ग वर्ग वाले केवल अंग्रेजी में अपना ज्ञापन सौंपते हैं। क्लियर? आपको संवैधानिक स्थिति को लेकर के डाउट होगा, एक छोटी सी क्लिप में डाल दूंगी। ठीक है। एक छोटी सी क्लिप में रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। ठीक है। आपको डाउट लग रहा है, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 भी समझना है आपको। तो पता नहीं आप समझे होंगे नहीं समझे होंगे, पर मैं खैर बहरहाल बना दूंगी, फिर से इसकी एक वीडियो ही मैं बना दूंगी। ठीक है। अब देवनागरी लिपि के बारे में हमें क्या जानना जरूरी है जो आपके पेपर में आता है? सबसे पहले जानना जरूरी है कि लिपि के लिए भाषा आवश्यक है, परंतु भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। जब लिपि नहीं थी भाषा तब भी थी, जैसे कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, तब लिपियां नहीं थी, तब भी भाषा थी। फिर हम देखते हैं कि लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इंपॉर्टेंट है। चित्रलिपि, ठीक है, पहले चित्रलिपि थी, फिर भाव या संकेत लिपि आई, फिर वर्णात्मक लिपि, फिर आ गई अक्षरात्मक लिपि। चलिए क्रम से थोड़ा बारी बारी से इस पर बात कर लेते हैं, लिपियों पर, कि क्या है जो पेपर के लिए सबसे ज्यादा लिपियों में जरूरी है। क्योंकि अधिकतर चीजें क्या है जो पूछी जा रही हैं कि लिपि के लिए जो मानकीकरण किया गया या फिर संविधान द्वारा या फिर जो किसी संस्था द्वारा जो भी सहयोग लिपि के लिए हुआ है उसका हमें विवरण बताना है। ठीक है। यदि आप और अन्य पुस्तकों से लिपियों को पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे कि लिपि के न विकास की शैली ये है कि ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ आई, उत्तरी ब्राह्मणी, दक्षिणी ब्राह्मणी, ऐसा पढ़ेंगे। फिर दक्षिणी के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपियाँ आती हैं। फिर उत्तरी के अंतर्गत उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त से कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का, शारदा लिपि का विकास हुआ। आप ऐसा पढ़ते हैं। ठीक है। अन्य पुस्तकों में अलग अलग तरीके से दिया रहता है। ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ। इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर कुछ विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से भी देवनागरी के नामकरण को जोड़कर देखते हैं। फिर अलग अलग मतलब कि यहाँ पे आपको देवनागरी के विकास के बारे में बातें पता चलती हैं। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, देवनागरी के बारे में आइजन पिटमैन ने कहा था कि संसार की यदि कोई लिपि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी। पेपर में आया हुआ कथन है। ठीक है। अलग अलग विद्वान इसका अलग अलग समय काल बताते हैं, देवनागरी का या ब्राह्मी लिपि के विकास का। ठीक है। लेकिन देवनागरी के मानकीकरण की विशेषता हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। पहली विशेषता क्या है इसकी कि इंपॉर्टेंट है कि यह एक अक्षरात्मक लिपि है। पहली विशेषता।
दूसरी विशेषता है कि देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित हैं। तीसरी विशेषता है कि देवनागरी के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण होता है, रोमन लिपि की तरह नहीं कि एक अक्षर के लिए कई शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे का को हम का ही कहेंगे, खा नहीं कहेंगे, या का को हम खा नहीं लिखेंगे। ठीक है। देवनागरी लिपि को शीघ्रता से लिखा जा सकता है, साथ में पढ़ा जा सकता है। देवनागरी में वर्णों की एक रूपता है। अब इंपॉर्टेंट है कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, इसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी में 52 वर्ण हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देवनागरी लिपि का विकास कब कब माना जाता है? तो 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास कुटिल लिपि से विकसित हुआ माना जाता है। ठीक है। अब ये डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार है, जो मैंने बताया ना कि इसका लिपि पहले गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, तो ये डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार है। ठीक है। अब देवनागरी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सुधार हुए, कुछ व्यक्तिगत प्रयास किए गए, कुछ संस्थागत प्रयास किए गए। व्यक्तिगत प्रयास में क्या है जो बहुत जरूरी है? सबसे पहला व्यक्तिगत प्रयास किया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। एक केसरी अपने पत्रिका केसरी में फॉन्ट तैयार किया, जिसमें से कितने थे? 90 टाइप थी। ठीक है। देवनागरी वर्ण के 90 टाइप थी। ठीक है। फिर सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी तैयार की व्यक्तिगत रूप से। ठीक है। अलग अलग विद्वान अपना अपना अलग अलग तरीके से तैयार की, लेकिन सबसे ज्यादा सर्वमान्य किसका था? सावरकर बंधुओं का, और साथ में बाल गंगाधर तिलक का। जब संस्थागत प्रयास होता है तो क्या आपको याद रखना है कि संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक कौन थे? काका कालेलकर थे। यानी कि उन्हीं की सिफारिश में, काका कालेलकर की सिफारिश में 1935 में पहली बार संस्थागत प्रयास किया गया। दूसरा प्रयास कब किया गया? 1945 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास और साथ में गोरखनाथ। इनके सुझावों को स्वीकार किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला सरकारी प्रयास किया गया 1947 में। इंपॉर्टेंट है, इस समय उत्तर प्रदेश ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक है। और भी कई संस्थागत प्रयास किए गए। 1953 में हुआ था। भारत सरकार ने 1955 में कुछ सुझाव दिए थे। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग यहाँ पे किताबों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यही चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। ठीक है। यदि इकाई 1 आप करते हैं, अब कितना था इकाई 1 में? 36 मिनट की वीडियो मैंने पहली वीडियो बनाई। ये मुश्किल से 38 या 40 या 45 मिनट की वीडियो आपकी दूसरी बन रही है। यहीं से इकाई 1 का 5 टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब आप चाहो तो सिलेबस उठा लो। आप सिलेबस को सामने रखो और समरी को सामने रखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में, फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बताया आपको। ठीक है। उधर वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल प्राकृत अपभ्रंश बताया मैंने, और इधर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण बताया। सरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं विकसित हैं। ठीक है। अर्धमागधी, मागधी और साथ में पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में बताया। फिर मैं आपको हिंदी के भाषिक स्वरूप में आज अब लेकर आई, तो हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, जहाँ मैंने इसको स्वर्णिम व्यवस्था को खंड खंडेतर ध्वनियाँ भी कहा गया है, जिसमें आपको मैं अच्छे से बताई पूरा स्वर के बारे में। अग्र स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, ठीक है, मध्य स्वर कौन सा है। अलग अलग विद्वानों अलग अलग यानी कि वर्गीकरण मैंने इसका दिया। फिर पूरा मैंने आपको बताया अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्गों का वर्गीकरण और ध्वनियों का वर्गीकरण, और बाह्य प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण। ठीक है। ये बताई, जिसमें कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ है, पूरा बताई। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, उस व्यंजन कौन से हैं, अल्प प्राण कौन सा, महाप्राण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन है, अघोष वर्ण कौन है, ये बताया मैंने। ठीक है।
इसके बाद मैंने कहा कि आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह आप पढ़ लेना, ये बहुत बेसिक है, कोई सा यूट्यूब का वीडियो उठाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, राजभाषा के बारे में मैं आपको मैं बताइए, हिंदी की संवैधानिक स्थिति अनुच्छेद 343 से 351। फिर आपको बताइए मैं लिपि के बारे में क्या मैंने छोड़ा, यहाँ पर ये चीज मैं आपको जरूर नहीं बताई हूँ, जैसे कि जितने भी संशोधन हुए, ठीक है, उसका जिक्र मैंने नहीं किया, एक छोटी सी क्लिप में ही मैं डाल दूंगी। यहाँ अच्छे से मैंने इसका कीवर्ड नहीं बताया, जो संवैधानिक स्थिति है ना उसका वर्ड मैं आपको नहीं बताई, ये छोड़ दी थी मैं आपको कि मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब कि भाग 5 है और भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। ठीक है, ये फिर जितने भी यहाँ पर क्या हुआ कि सुधार हुए, सुधार का मतलब है जैसे कि राजभाषा 92वें संशोधन में क्या हुआ, ठीक है, 73वें संशोधन में क्या हुआ, ये मैं थोड़ा सा आपको नहीं बताई हूँ। जितने भी संशोधन हुए, जैसे कि 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, 71वां संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है, 21वां संशोधन में केवल सिंधी को जोड़ा गया और 92वें संशोधन में मैथिली, डोगो, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। ये नहीं बताई थी, ये भी बता दिया। कीवर्ड थोड़ा सा बता देती हूँ क्या कीवर्ड है। अनुच्छेद 343 में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, लेकिन संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा, ऐसा कहा गया 43 में। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष तक होता रहेगा, ये कहा गया। जो 44 में आते हैं, 44 में 2 कीवर्ड आपको पकड़ना है। पहला कीवर्ड है कि अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के लिए विस्तार से सुझाव देगा, या 10 वर्ष बाद फिर से, ठीक है, 10 वर्ष बाद फिर से एक आयोग गठित होगा जो कि वही फिर से हिंदी में यानी कि ज्ञापन सौंपने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, या फिर सिफारिश पर वो बात करेगा। 45 बहुत आसान है, जहां पे दिया है कि राज्य के विधानमंडल, 45 में ध्यान दीजिएगा, बात सब वही हो रही क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं का जिक्र हुआ है 45, 46, 47 में। तो 45 का कीवर्ड है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किसी अन्य राज्यों को या शासकीय प्रयोजनों के लिए, ठीक है, किसको, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकेगा। तो यहाँ पे 45 में राज्य का विधानमंडल ये जिक्र हुआ है। 46 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा, 46 में ऐसा दिया है, एक राज्य दूसरे राज्य। 47 में किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, यदि यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के लिए सरकार या फिर राष्ट्रपति प्रयुक्त करे या फिर उनका जो मांग है वो पूरा किया जाए, तो आपको कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, 45 में राज्य का विधानमंडल, 46 में 2 या 2 से अधिक राज्य, 47 में एक राज्य की पर्याप्त जनसंख्या। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपको याद रहना तो याद रहेगा। और 48, 49 तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा का जिक्र होता है, जिसमें अभी तक अंग्रेजी भाषा ही प्रयोग में लाई जा रही है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। इकाई 2 इससे भी इजी है, इकाई 2 करना, इकाई 2 कुछ टॉपिक मैं बता दूं ना, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इकाई 2 जो मैं आपको बता दूं पेपर के अकॉर्डिंग, उससे ज़्यादा आपको किताबें नहीं खोलना है, आपको केवल ये लेक्चर आपको देखना है और ये लेक्चर देख के आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, ये लेक्चर देख के भी आपको एग्जाम निकलेगा, पर हाँ ये कोर्स में होता है, जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो उसी टाइम पे प्रश्नोत्तरी भी आपको सामने दिखा देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सामने PDF को दिखा के पढ़ाना होता है, बुक दिखा करके, और साथ में क्या है कि वहाँ पर मैं आपको फिर उसी टाइम पे प्रश्नोत्तरी भी दिखा देती हूँ कि हाँ इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, बने हुए हैं। ठीक है, मैं क्योंकि एक ओल्ड पेपर का बुक ही बना दी हूँ तो वहाँ पे चीज़ें पढ़ने के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो आपने देखा कितना कम टाइम में आपका इकाई 1 2 ही लेक्चर में समाप्त हो गया। केवल 2 लेक्चर मैंने आपको बताया और इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं।
जितना हो सके मुँह ज़बानी चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें, खासकर वो जो कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो कहीं न कहीं अपनी एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार लाएँ। ऐसा नहीं किताब खोलो सब याद है, किताब बंद किया सब भूल गया, ताकि ऐसी नौबत ना आए दोस्तों, ठीक है? अगला जो टॉपिक होगा हमारा इकाई 2 होगा और इसका प्रश्नोत्तर भी मैं करवा दूँगी, ठीक है? इसका जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करेंगे, उतना बेहतर मैं आपको लाके दिखा दूँगी कि हाँ, नेट निकालना कठिन नहीं है। नेट निकालना कठिन यदि किसी बंदे को 2 महीने पढ़ा करके, 1.5 महीने पढ़ा करके मैं नेट निकलवा सकती हूँ, तो आपको क्यों नहीं निकलवा सकती? निकलवा सकती हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहें, अपना ख्याल रखें और धैर्य बनाए रहें, सीखते जाएँ।